नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एग्ज़ाम गुरु में। आज हम आपके लिए लाए हैं इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट्री का लेक्चर 1, जो कि एग्रीकल्चर से बीएससी कर रहे बच्चों के लिए उनके सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए बहुत यूज़फुल है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो इंडिया में टोटल जियोग्राफिकल एरिया है, भारत का जितना भी भौगोलिक क्षेत्र है वह कितना है? 32,80,500 स्क्वायर किलोमीटर। कितना है बच्चों? 32,80,500 स्क्वायर किलोमीटर, यानी 328.8 मिलियन हेक्टेयर। ठीक, और उसमें से फॉरेस्ट एरिया कितना है, यानी वन क्षेत्र जो है हमारा वह कितना है? 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर, 80.90 मिलियन हेक्टेयर। ये 2023 का डाटा है, जो कि हमारे टोटल जियोग्राफिकल एरिया के 21.71% है। ठीक है, तो ये जानकारी आपको होनी बहुत ज़रूरी है। आगे देखते हैं एग्रीकल्चर एरियाइज, कृषि क्षेत्र कितना है हमारे देश में। द सेकेंड नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी वॉज डिसाइडेड इन 1952 में एक राष्ट्रीय वन नीति निर्धारित की गई थी, जिसके अनुसार कुछ इकोलॉजिकल सिस्टम बैलेंस के लिए 33.33% जो लैंड है वह वन के अधीन की गई थी। यह सेकंड नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी में निर्धारित किया गया था कि जो 33.33% लैंड जो है, भूमि जो है वो वन के अधीन होनी चाहिए। ठीक, इन हिल 60% एरिया शुड बी कवर्ड अंडर ट्री कवर, और पहाड़ी क्षेत्रों में 60% क्षेत्र जो है वह वृक्षों से कवर होना चाहिए, वृक्षों से आच्छादित होना चाहिए। During last 2 decades, 2 million hectare forest was diverted for non-forest purpose, agri industries, power and irrigation project। पिछले 2 दशकों के दौरान 2 मिलियन हेक्टेयर जंगल को गैर वन उद्देश्यों जैसे कृषि, उद्योग, बिजली और सिंचाई परियोजनाओं, आवास आदि के लिए उपयोग में लाया गया। Then government has enacted the Forest Conservation Act 1980। गवर्नमेंट ने 1980 में एक अधिनियम बनाया, जिसमें यह सुनिश्चित किया गया कि किसी भी जो भी रिजर्व्ड फॉरेस्ट है, किसी भी रिजर्व फॉरेस्ट को किसी अन्य प्रकार के जंगल में नहीं ले जाया जा सकता। ठीक, और किसी भी वन भूमि का उपयोग किसी भी गैर वन के उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा। यह गवर्नमेंट ने 1980 में डिसाइड किया फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के दौरान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो बच्चे हिंदी में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी हिंदी में नोट्स है, और जो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश में भी नोट्स हैं। आउट ऑफ टोटल एरिया अंडर फॉरेस्ट 45.6 मिलियन हेक्टेयर एरिया इज इन यूज। वनों के अंतर्गत जितने भी क्षेत्रफल आ रहा है उसमें से 60% एरिया जो है वो यूज़ में है, उपयोग में है, 45.6 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, और बाकी जो बच रहा है 40.8 मिलियन हेक्टेयर, लगभग 20%, वह शोषित है और हिमालयी राज्यों, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों और अंडमान निकोबार द्वीपों में यूज़ में नहीं है। ये सब बाकी क्षेत्रों में आता है। आगे देखते हैं। सोर्सेज ऑफ एनर्जी कंजप्शन इन इंडिया आर कोल 60%। इंडिया में यूज़ होने वाले जितने भी स्रोत हैं उनकी खपत इन अनुसार है। कोयला 60.5%, तेल 10%, बिजली 15.7%, वुड 37.6%, गोबर 8.7%,
और वेजिटेशन वेस्ट जो है वो 11.5%। आगे बढ़ते हैं। फॉरेस्ट, द वुड इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एयर मीन्स आउटसाइड, देयरफॉर फॉरेस्ट आर एरियाज covering practically all cultivated or untended land covered with rather tall and dense tree growth। वन व्यवहारिक रूप से बंजर भूमि या बंजर भूमि को कवर करने वाले क्षेत्र हैं जो ऊंचे और घने वृक्षों से ढके होते हैं। ठीक है, ऐसे क्षेत्र जो उन बंजर भूमि को कवर करते हैं, तो कवर किससे करेंगे? वृक्ष से ही करेंगे। उन वृक्ष को कवर करते हैं जो उनसे ढके रहते हैं। आगे देखते हैं डेफिनेशन एंड टर्म्स यूज्ड इन फॉरेस्ट्री। कुछ टर्म आपको जरूर पता होना चाहिए फॉरेस्ट्री पढ़ने के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला देखते हैं फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री हैज़ बीन डिफाइंड एज अ थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ ऑल दैट कंस्टिट्यूट द क्रिएशन, कंजर्वेशन एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट and the utilization of their resources। तीन टर्म इसमें मेन इंपॉर्टेंट है, कंस्टिट्यूशन ऑफ क्रिएशन, कंजर्वेशन एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, यानी वनों के निर्माण, उनके संरक्षण और वैज्ञानिक प्रबंधन और उनके संसाधनों का कैसे उपयोग किया जाए, इन सब का सिद्धांत और अभ्यास, यही हमारा फॉरेस्ट्री कहलाता है। इन सब का अध्ययन हमारा फॉरेस्ट्री कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिल्वीकल्चर, द टर्म सिल्वीकल्चर commonly refers only to certain aspect of theory and practice of raising forest crops। सिल्वीकल्चर शब्द का आमतौर पर वनों की फसल उगाने के सिद्धांत और व्यवहार के कुछ पहलुओं को संदर्भित करता है। और सिल्वीकल्चर पर्टेन टू इस्टेब्लिशमेंट, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन ऑफ फॉरेस्ट क्रॉप। सिल्वीकल्चर हम लोग करते क्या है? वन फसलों की स्थापना करते हैं, उनका विकास करते हैं, उनका संरक्षण करते हैं और प्रजनन से संबंधित होता है। इन सब की जानकारी हमें होनी चाहिए सिल्वीकल्चर के दौरान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पोलार्डिंग। This is the process in which the branch of a plant is cut off and in order to produce a flush of new shoot। इसमें पौधे की शाखा को काट दिया जाता है जिसमें से नया अंकुर हम लोग पैदा कर सकें। इस प्रोसेस में नया अंकुर पैदा करने के लिए पौधे की शाख को काट दिया जाता है। ठीक, पोलार्डिंग इज कैरीड आउट एट अ हाइट विच इज अबव द रीच ऑफ ब्राउजिंग एनिमल। पोलार्डिंग ऐसी ऊंचाई पर की जाती है जो ब्राउजिंग जानवरों की पहुंच से ऊपर हो। ठीक, इट हैज़ बीन वाइडली अडॉप्टेड ऑन सैलिक्स ट्रीज इन कश्मीर वैली। इसे कश्मीर घाटी में सैलिक्स पेड़ों पर व्यापक रूप से अपनाया गया है। ठीक है, ये मेन चीज़ थी आपकी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका लोपिंग। लोपिंग क्या होता है? इट पर्टेन टू द कटिंग ऑफ ब्रांच और इवन यंग स्टेम्स। यह शाखाओं की तनों को काटने से संबंधित है। जो शाखाएं होती हैं या फिर जो आपके यंग स्टेम होते हैं उनको काटने से संबंधित होता है। दिस लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू शूट। यह नए शूट यानी नए अंकुरों का विकास करता है। इट इज़ कैरीड आउट टेम्बरनी फॉर बीड इंडस्ट्री। यह बीड़ी उद्योग के लिए, ईंधन और चारे के लिए, चौड़ी पत्ती वाली प्रजातियों और रेशम कीट पालन के लिए कैरका सिकाना या इंडियन ओक, मोरस आदि के रूप में किया जाता है। ठीक, तो लोपिंग इन सब चीज़ों में की जाती है। अगला देखते हैं। प्रूनिंग means the cutting of branches from the bole in order to maintain the quality of timber। लकड़ी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए शाखाओं को
तने से काटने की जो प्रक्रिया होती है वह हमारी प्रूनिंग कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टोंगिया सिस्टम क्या होती है? टोंगिया सिस्टम, इट वॉज फर्स्ट डिवॉल्व इन बर्मा इन 1850 एज अ मोड ऑफ रीप्लांटिंग वास्ट एरिया। इसे पहली बार बर्मा में 1850 में विशाल सागौन क्षेत्रों में पुनः रोपण की एक विधि के रूप में विकसित किया गया। टोंगिया एक बर्मी शब्द है, टोंग हिल या खेती। यह स्थानांतरित खेती का एक संशोधित रूप है जिसमें श्रमिकों को भूमि की फसल उगाने की अनुमति होती है, लेकिन साथ ही साथ वे वन प्रजातियों के रोपण के साथ वृक्षारोपण की सुरक्षा और भलाई के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। ठीक, लगभग 5 वर्षों के बाद उन्हें ज़मीन के दूसरे हिस्से पर जाना पड़ता है। इन शॉर्ट ये होता है कि मान लीजिए कि एक लोगों का ग्रुप जो है वह कहीं रहने गया वनों में, तो वहाँ पे उनने खेती करी, फिर उसके बाद कुछ साल उन्होंने रह के फिर वो दूसरी जगह चले गए, तो फिर उन्होंने वहाँ के वनों वहाँ पे क्या कहते हैं उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया। तो ये चीज़ होती है, मतलब एक प्रकार से जो स्थानांतरित खेती है हमारी, उसी का अपडेटेड वर्जन है टोंगिया सिस्टम। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कॉपीस। When certain plant or seedling are cut from near ground level, they produce a flush of fresh shoot. जब कुछ पौधों को ज़मीनी स्तर के पास से काटा जाता है तो उनमें ताज़ा अंकुर निकलते हैं। इसे ही कॉपिसिंग के नाम से जाना जाता है। ये देखा होगा आप लोगों ने सभी ने। नेक्स्ट है सीड ऑर्चर्ड। सीड ऑर्चर्ड आर प्लांटेशन विच मे रेस्ड एक्सक्लूसिवली विद एम ऑफ प्रोड्यूसिंग सीड। ऐसे बागान जो विशेष रूप से बीज उत्पादन के उद्देश्य से उगाए जाते हैं, जिनका उद्देश्य केवल बीज चाहिए, हमें बीज चाहिए सिर्फ उसके लिए अगर हम उगा रहे हैं तो वो सीड ऑर्चर्ड होते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। सीड प्रोडक्शन एरियाज और सीड स्टैंड। सीड बीज उत्पादन क्षेत्र या फिर बीज स्टैंड। विच आर एरिया सेट असाइड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस, जो विशेष रूप से निम्न उद्देश्य के लिए रखे जाते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है टू प्रोड्यूस सीड ऑफ हाई क्वालिटी फ्रॉम जेनेटिकली सुपीरियर ट्रीज अवेलेबल इन द स्टैंड। स्टैंड में उपलब्ध जो जेनेटिक रूप से बेहतर पेड़ होते हैं उनसे उच्च गुणवत्ता के बीज का उत्पादन करवाना, एक तो ये उद्देश्य होता है। नेक्स्ट, टू कंसंट्रेट सीड कलेक्टिंग ऑपरेशन इन अ स्मॉल स्फेयर और एरिया। एक छोटे गोले या क्षेत्र में बीज संग्रह कार्य को केंद्रित करना। ठीक, द सीड स्टैंड आर एस्टेब्लिश बाय रिमूवल ऑफ द इंफीरियर फ्री सीड ऑर्चर्ड आर प्लांटेशन ऑफ जेनेटिकली सुपीरियर ट्रीज आइसोलेटेड टू रिड्यूस पॉलिनेशन फ्रॉम जेनेटिकली इन्फीरियर वंस सीड्स ऑर्चर्ड। ठीक, जो बीज बागानों की स्थापना निम्न स्तर के वृक्षों को हटाकर की जाती है। बीज उद्यान जो है एक बार आनुवंशिक रूप से निम्न परागण को कम करने के लिए पृथक आनुवंशिक रूप से बेहतर पेड़ों का रोपण है। ये जो सीड स्टैंड होते हैं ये 2 प्रकार के हो सकते हैं। नंबर 1 होता है क्लोनल। ठीक, इसमें क्या होता है? रेज्ड बाई ग्राफ्टिंग क्लोन्स ऑफ सुपीरियर ट्रीज ऑन 2 to 3 ईयर ओल्ड सीडलिंग। 2-3 साल पुराने पौधों पर बेहतर पेड़ों के क्लोन ग्राफ्टिंग द्वारा उगाना। ठीक, सेकंड है सीडलिंग रेज फ्रॉम ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड ऑफ सुपीरियर ट्री। बेहतर पेड़ों के बीजों से प्राप्त अंकुरों को उगाना। ठीक, अगला देखते हैं। अगला है विंड ब्रेक्स। इट इज़ अ प्रोटेक्टिव plantation in a certain area against strong winds. It is usually comprised of few rows of trees spaced at 0.5 to 2.5 मीटर apart. देखिए, जिस डायरेक्शन में तेज़ हवाएं चल रही हैं उसी के अलॉन्ग एक सुरक्षात्मक वृक्षारोपण करना ही विंड ब्रेक होता है। जैसे जिस डायरेक्शन में हवा चल रही है तो उसके अक्रॉस कई सारे हमने पेड़ लगा दिए,
तो क्या कहते हैं कि जो हवा की वेलोसिटी होगी वो पेड़ से टकरा के थोड़ा धीमी हो जाती है, ठीक। और वो जो पेड़ की जो दूरी होती है वो 0.5 से 2.5 मीटर की दूरी पर होती है, ठीक। तो लाइन से ऐसे पेड़ हम लोग लगा देते हैं, वही हमारा विंड ब्रेक होता है। आगे देखते हैं शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट इज अ वाइड जोन ऑफ ट्रीज, श्रब्स एंड ग्रासेस प्लांटेटेड इन रोज। पेड़ों, झाड़ियों और घास का एक विस्तृत क्षेत्र है जो पंक्तियों में लगाए जाते हैं, ठीक है। यूजली एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रिवेलिंग विंड्स इट एम्स आर। आमतौर पर प्रचलित हवाओं की दिशा के समकोण पर, ठीक है। इसके निम्न उद्देश्य हैं, कौन कौन से हैं? टू डिफ्लेक्ट द एयर करंट, वायु धारा को विक्षेपित करने के लिए। टू रिड्यूस द वेलोसिटी ऑफ प्रिवेलिंग विंड्स, प्रचलित पवनों के वेग को कम करने के लिए। टू प्रोवाइड जनरल प्रोटेक्शन, सामान्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए। टू प्रोटेक्ट द लीवार्ड एरिया फ्रॉम द डेसिकेटिंग इफेक्ट ऑफ हॉट विंड, लीवार्ड क्षेत्र को गर्म हवा के सूखने वाले प्रभाव से बचाने के लिए, ठीक। तो ये उद्देश्य होते हैं शेल्टर बेल्ट के। अगला देखते हैं, अगला है टेंडिंग। टेंडिंग इज अ बोर्ड टर्म्स गिवन टू ऑपरेशन विच आर कैरिड आउट फॉर द वेल बीइंग ऑफ फॉरेस्ट क्रॉप्स एट एनी स्टेज ऑफ इट लाइफ। टेंडिंग संचालन के लिए एक शर्त होती है जो वन फसलों की भलाई के लिए उसके जीवन के किसी भी चरण में की जाती है, जिसमें फसल और उसकी प्रतिस्पर्धी वनस्पति दोनों पर ऑपरेशन शामिल होता है, ठीक। कौन कौन से इसमें होते हैं? वीडिंग, क्लीनिंग, थिनिंग, इम्प्रूवमेंट, फिलिंग एट्सेट्रा, ठीक। ये सब टेंडिंग में होता है। However, tending does not include operation concerning regeneration such as regeneration, filling, soil working, control, burning, etc. देखभाल में रीजनरेशन से संबंधित ऑपरेशन शामिल नहीं होते हैं, जैसे कि रीजनरेशन महसूस करना, मिट्टी का काम करना, जलने पर नियंत्रण इत्यादि, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है आपका फेलिंग। Felling comprise of removal of trees either singly or in small groups scattered all over the forest. कटाई में पूरे जंगल में फैले पेड़ों को अकेले या छोटे छोटे समूहों में हटाना, यही सब फेलिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट है एफॉरेस्टेशन। स्टेबलाइजिंग ए फॉरेस्ट बाय आर्टिफिशियल मीन्स ऑन एन एरिया ऑन विच नॉट फॉरेस्ट वेजिटेशन है एग्जिस्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम इन द पास्ट। ऐसे क्षेत्र पर मैन मेड यानी कृत्रिम तरीकों से जंगल की स्थापना करना जिस पर लंबे समय से वन वनस्पति मौजूद नहीं है, वन रोपण या फिर अफॉरेस्टेशन कहलाता है, ठीक। अब एफॉरेस्टेशन देख लिया है तो रिफॉरेस्टेशन भी देख लेते हैं। पुनर्वन रोपण, रीस्टेबलाइजेशन ऑफ अ फॉरेस्ट by artificial means on an area which previously bore forest vegetation and which may have been felled or otherwise cleared in the recent past। ऐसे क्षेत्र पर कृत्रिम तरीकों से जंगलों को फिर से स्थापित करना जहां पहले वन वनस्पति थी और जिसे हाल ही में काट दिया गया हो, ठीक है, तो उसको रिफॉरेस्टेशन कहते हैं। और अगर वहाँ पे वनस्पति पहले से नहीं थी तो हम लोग कर रहे हैं तो उसको हम लोग कहेंगे एफॉरेस्टेशन, ठीक है। नेक्स्ट है एल्पाइन। एल्पाइन क्या होता है? जोन ऑफ वेजिटेशन वेयर विंटर इज सर्वर, स्लो फॉल हैवी, द मीन एनुअल टेम्परेचर इन 450 फ़ारेनहाइट। वनस्पति का क्षेत्र जहाँ ज़्यादा सर्दी होती है, ठीक, और वहाँ का औसत वार्षिक तापमान 450 फ़ारेनहाइट होता है। एंड द मीन जनवरी टेम्परेचर बिलो 300 फ़ारेनहाइट, और जनवरी का तापमान 300 फ़ारेनहाइट से नीचे होता है। और ये एल्पाइन कहाँ पाए थे? इन द इंडियन हिमालय एट द एल्टीट्यूड अबाउट 10,000 फीट। भारत में हिमालय 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर ये एल्पाइन होते हैं। आगे देखते हैं, बेसल एरिया, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ स्टेम एट ब्रेस्ट हाइट व्हेन अप्लाइड टू अ क्रॉप, द सम ऑफ बेसल एरिया ऑफ ऑल स्टेम और टोटल बेस एरिया। देखिए, कोई भी पेड़ लगा होता है तो उसकी ब्रेस्ट हाइट, यानी ब्रेस्ट हाइट जो आप लोगों की ब्रेस्ट हाइट होती है वो इंडिया की 1.37 मीटर होती है, उसी को हम लोग ब्रेस्ट हाइट कहते हैं, ठीक।
तो ब्रेस्ट हाइट पर तने के क्रॉस सेक्शन का क्षेत्र जब ये किसी फसल पर लागू किया जाता है तो सभी तनों के बेसल क्षेत्रों का योग या प्रतिकार क्षेत्र का कुल एरिया जो होता है बेसल एरिया, वो हमारा बेसल एरिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट है बोल। बोल क्या होता है? द मेन स्टेम ऑफ अ ट्री। तो पेड़ का मेन तना होता है, मुख्य तना होता है, उसी को हम लोग बोल कहते हैं। देखिए ब्रेस्ट हाइट आ गया। नेक्स्ट, ऑलमोस्ट यूनिवर्सली अडॉप्टेड एज द स्टैंडर्ड हाइट फॉर मेजरिंग द गर्थ, डायमीटर एंड अ बेसल एरिया ऑफ स्टैंडिंग ट्री। देखो पेड़ों की परिधि, व्यास और आधार क्षेत्र को मापने के लिए एक मानक ऊंचाई के रूप में एक पैरामीटर लिया गया है। ठीक, वही हमारा ब्रेस्ट हाइट होता है। जैसे इंडिया में 1.37 मीटर होता है। ठीक, जो ब्रेस्ट हाइट होती है इंडिया में 1.37 मीटर होती है, बाकी यूके और दूसरे देशों में 1.30 मीटर होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। कूप, a felling area usually one of an annual series unless otherwise stated, preferable numbered with number 1 2 3। एक कटाई क्षेत्र है, ठीक, उसको वार्षिक श्रृंखला में से जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो तो उसको एक रोमन अंक से क्रमांकित किया जाता है, तो वही उसी को हम लोग कूप कहते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, रोमन अंक में जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड लिखते हैं उसी से क्रमांकित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्राउन, द अपर ब्रांची पार्ट ऑफ द ट्री अबव द बोल। जो मुख्य तना होता है उसके ऊपर का जो भाग होता है, ठीक, जो जिसमें शाखाएं वगैरह, पत्ती वगैरह लगी होती है, उसी को हम लोग क्राउन कहते हैं। नेक्स्ट है डेंड्रोलॉजी, द आइडेंटिफिकेशन एंड सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ ट्री। वृक्षों की पहचान और व्यवस्थित वर्गीकरण ही डेंड्रोलॉजी कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट है रिजर्व फॉरेस्ट, एन एरिया सो कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट और अदर फॉरेस्ट लॉ। भारतीय वन अधिनियम या वन कानून के तहत जो रिजर्व किए गए हैं फॉरेस्ट, जो गठित किए गए क्षेत्र, उसको रिजर्व फॉरेस्ट कहते हैं। अगला देखते हैं, प्रोटेक्टेड एरिया, अ लीगल टर्म्स ऑफ एरिया subjected to limited degrees of protection under the provision of chapter 4 of the Indian Forest Act। भारतीय वन अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान के तहत सीमित स्तर की सुरक्षा के अधीन क्षेत्र के लिए कानूनी शर्तें, वो सब संरक्षित वन में आएंगे। अनक्लास्ड फॉरेस्ट कौन से होते हैं? फॉरेस्ट लैंड ओन्ड बाय गवर्नमेंट, सरकार द्वारा ओन तो हैं बट नॉट कंस्टिट्यूटेड इन अ रिजर्व, विलेज और प्रोटेक्ट फॉर, लेकिन आरक्षित या फिर गांव या संरक्षित वन में शामिल नहीं है। वह सब किस में आएंगे? अवर्गीकृत वन में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? लॉग। लॉग क्या होता है? द स्टेम ऑफ अ ट्री और अ लेंथ ऑफ स्टेम और ब्रांच आफ्टर फेलिंग एंड ट्रिमिंग। पेड़ के तने या कटाई और छटाई के बाद तने या शाखा की जो लंबाई होती है वही हमारा लॉग होता है। ठीक, लॉगिंग क्या होता है? ऑपरेशन कंप्राइजिंग फेलिंग ऑफ ट्री, limbing, buckling and transportation of the result product of top forest timber harvesting। लॉगिंग ऑपरेशन में पेड़ों की कटाई, लकड़ी काटने, वन लकड़ी कटाई से जो लकड़ियाँ परिणामी उत्पाद का जो ट्रांसपोर्टेशन जो है, ये सब चीज़ें लॉगिंग में होती हैं। ठीक, इस ऑपरेशन में क्या क्या होती है? कटाई होती है, ठीक, और उस लकड़ी को, पेड़ों की कटाई, फिर उसके बाद लकड़ी की कटाई और जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो लकड़ी के, उन सब का ट्रांसपोर्टेशन शामिल है। ठीक, नेक्स्ट है पोल, अ यंग ट्री फ्रॉम द टाइम व्हेन द लोअर ब्रांचेस बिगिन टू फॉल ऑफ टू द टाइम व्हेन रेट ऑफ हाइट ग्रोथ बिगिन्स टू स्लो डाउन एंड ग्राउंड एक्सपेंशन बिकम मार्क्ड। एक जो युवा पेड़ होता है, जब उसकी निचली शाखाएं गिरने लगती हैं तब से लेकर उस समय तक जब ऊंचाई बढ़ने की दर धीमी होने लगती है और जो क्राउन का एक्सपेंशन है वो पता चल जाता है, तो उसी को हम लोग पोल कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। धीरे धीरे आपके लिए नए नए टॉपिक की वीडियो आती रहेगी। ठीक, ये आज लेक्चर 1 था। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे सपोर्ट करना ना भूलें। ठीक है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।